गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हम लोगों ने पार्ट 3 वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी तक का पढ़ लिया था। हम लोग उसके आगे चलते हैं। यहाँ पर इस मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के उसमें पढ़ रहे थे हम लोग। और आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ेंगे और वहां पर फैराडे लॉ भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते क्या हैंगे, ठीक है। फैराडे लॉ भी पढ़ेंगे और फैराडे के दो लॉ है हमारे पर, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ, वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम लोग सेकेंडरी सेल और प्राइमरी इनके कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे सेल्स के, ठीक है। और उसके बाद आगे भी टॉपिक जो हमारे पास है कोरोजन है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्टार्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब बेटा क्या है एक्चुअली, कि जब किसी भी केमिकल प्रोसेस में डिकम्पोजिशन होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, मींस व्हेन इन ए केमिकल प्रोसेस decomposition, yeah, we can say that when decomposition takes place in a chemical reaction with the help of electric current, by passing electric current, by through the electric current के थ्रू डिकम्पोजिशन जब होता है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मींस हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल decomposition with the help of electric current or electricity called as electrolysis। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर का थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन लें, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो थोड़ा सा एसिडिफाई कर लेते हैं इसको, बहुत ही माइन्यूट। और अगर इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये ब्रेक करता है H2 प्लस O2, तो दोनों ही गैसें हमारी सेपरेट हो जाती है। तो H2 प्लस O2 में ब्रेक कर जाता है और ये हमारे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को फॉलो करता है। अब यहीं पर बोल लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। सॉरी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, जिस डिवाइस में प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं द डिवाइस बाय विच इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन द सेल, इलेक्ट्रोड्स आर इन द, ठीक है। तो मींस द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस। एंड दूसरी थिंग क्या होती है, इस सेल में जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। एंड इलेक्ट्रोड्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट, और एक ही इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में दोनों सेल रहते हैं। जैसे कि डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं डायग्राम से। इस तरह से कोई कंटेनर लिया गया और इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल कर दिया गया और इसमें हमने दो मेटल इलेक्ट्रोड ले लेंगे
दोनों ही मेटल इलेक्ट्रोड, इसमें एनोड हमारा पॉजिटिव काम करेगा और कैथोड हमारा निगेटिव काम करेगा। ठीक है, ये हमारा कैथोड है, ये हमने ऑलरेडी पहले बताया था। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन एनोड पर ही होगा और रिडक्शन कैथोड पर ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड्स मींस एनोड और कैथोड पर टाइप ऑफ चार्ज बदल जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हमारा नेगेटिव चार्ज होता था और कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोटोटाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो इसमें हमारा एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू जो हम पोटेंशियल जनरेट करते हैं उसकी स्ट्रेंथ जो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंपेयर में कहीं ज्यादा होती है और लॉन्ग टाइम तक प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, इससे चार्ज ले सकते हैं। ठीक, डेंसिटी भी ज्यादा हमें मिल जाती है, एकदम से पावर ड्रेन करने पर इसका पोटेंशियल डिक्रीज नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं। जैसे घर में हमारे इन्वर्टर की बैटरी है, एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। मोबाइल में लगने वाली जो बैटरी होती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक प्रोटोटाइप है। तो ये यूजफुल सेल्स होते हैं हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स on which product of electrolysis depends। कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं? तो पहला हमारा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स मतलब वही है, अगर इलेक्ट्रोड्स हमारे हाईली ऑक्सीडाइजिंग या हाईली रिड्यूसिंग है तो जल्दी से रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट भी उतनी ही जल्दी बनेगा। और कोई अदर एजेंट्स भी प्रेजेंट है, मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो भी इस पर हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करता है, उतनी ज्यादा तेजी से वो बढ़ जाएगा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट थिंग है तीसरी, फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिजिकल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये भी डिपेंड करता है। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस पर भी हमारा डिपेंड करता है, क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे डिकम्पोजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस उतनी ही ज्यादा होगी। तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस के फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम यही बात करते हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर लेते हैं सीधे हम लोग। तो लोग बात करते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहां पर हमारा पहला लॉ है फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है? द amount of deposition at electrode in an electrolytic cell is directly proportional to amount or quantity of charge passed through it। इससे हो कि कितना चार्ज पास होता है। मान लेते हैं कि इससे हमारा
Q क्वांटिटी चार्ज पास होता है और जो अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेशन है वो W है। अगर अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेशन W है, चार्ज Q है, देन W प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। W प्रोपोर्शनल टू Q। अब हम लोगों ने पढ़ा है Q इक्वल टू I इंटू T, करंट इंटू टाइम, टेम्परेचर सॉरी करंट इंटू टाइम। I इज द करंट एंड T इज द टाइम। तो फाइनली ये हो जाता है हमारा W प्रोपोर्शनल टू I इंटू टू। क्या जाता है? W प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो W इक्वल टू ZIT। अब Z यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है। Z इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ है, W इक्वल टू ZIT। अगर हम यहीं पर मान लें I इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो सीधे हमारा हो जाता है W इक्वल टू Z। दैट मीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस हमारा जो है ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द मास ऑफ discharged by 1 ampere current is passed for 1 second in electrolytic cell। that means electrochemical हमारा इक्विवेलेंस क्या है? the mass discharge, जो mass discharge हुआ डिपॉजिट हुआ इलेक्ट्रोड पर कब? when 1 ampere charge passed for 1 second। मतलब हमारा जो इक्विवेलेंट है Z है वो क्या होगा कि जब किसी भी सेल से 1 एम्पियर का करंट पास किया जाए 1 सेकेंड के लिए, तो जो हमारा उस पर मास डिस्चार्ज होता है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर, वही हमारा होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दैट इज कैपिटल Z से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैराडे सेकेंड लॉ की। तो फैराडे सेकेंड लॉ की बात करते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस या लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, फैराडे सेकेंड लॉ। तो फैराडे सेकेंड लॉ बेटा क्या कहता है? ये कोई हमने 3 सेल ले लिए, इसको हमने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। और ये एक सीरीज ऑर्डर में आपस में जोड़ दिए गए। ये सेल 1 था, सेल 2 था, सेल 3 था। इस पर जो डिपॉजिटेशन है वो हम W1 ले लें, इस पर जो डिपॉजिटेशन है उसको W2 ले लें, और इस पर जो डिपॉजिटेशन है वो W3 ले लें। यहां पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है उसका इक्विवेलेंट वेट E1 है, इसका E2 है और इसका E3 है। फर्स्ट सेल पर जो डिपॉजिटेशन है वेट W1, उसका इक्विवेलेंट वेट E1। सेकेंड पर है W2 और इक्विवेलेंट वेट उसका E2 है। सिमिलरली 3 का जो डिपॉजिटेशन है वो W3 होगा और डिपॉजिटेशन E3 है। और इन पर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q पास कराई जाती है, सेम टाइम के लिए पास कराई जाती है, दोनों ही सेल से, तीनों ही सेल से। तो फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है? इफ 2 or more cells are connected in series order, इनको सीरीज ऑर्डर में जोड़ दिया जाए, and same quantity of charge, passed through them for same time, then amount of depositation in each electrode
directly proportional to the equivalent weight of deposited substance। मतलब जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है तो उसका जो डिपॉजिटेड मास होगा उसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के डिपॉजिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। सपोज दैट यहां पर सिल्वर लिया गया होता, यहां पर कॉपर लिया गया होता, ठीक, कॉपर और सिल्वर लिए गए होते, तो जो कॉपर का डिपॉजिटेड मास होता वो कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता, सिल्वर का जो डिपॉजिटेड मास था वो सिल्वर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिलेशनशिप आती है वो आती है W प्रोपोर्शनल टू E, W प्रोपोर्शनल टू E। तो अब इसके लिए W1 इस सेल के लिए, तो इसके लिए W1 प्रोपोर्शनल टू E1 हुआ। सिमिलरली इसके लिए W2 प्रोपोर्शनल टू E2 और इसी तरह से W3 प्रोपोर्शनल टू E3 हुआ इस सेल के लिए। अगर तीनों का हम लोग रिलेशनशिप फाइंड कर लें तो बनता है फाइनली W1 by E1 इक्वल्स टू W2 by E2 इक्वल्स टू W3 by E3। दिस इज द रिलेशनशिप और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। फैराडे सेकेंड लॉ के दैट मीन तीन सेल हैं, अगर उनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें और उन तीनों से ही सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करें, सेम टाइम के लिए पास करें, तो हर एक इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिटेशन होगा वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा जो मास हमारा डिपॉजिट हुआ है। तो दैट मीन इसके लिए W1 और E1, इसके लिए W2 और E2, इसके लिए W3 और E3। तो हमारा जो फाइनली रिलेशनशिप आया W1 अपॉन E1, W2 अपॉन E2 इक्वल टू W3 अपॉन E3। यही हमारा फैराडे सेकेंड लॉ। तो इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्लियर? तो फैराडे फर्स्ट लॉ का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, mass of copper deposited by passing a electric current of 0.3 ampere for 45 minutes in a solution of कॉपर सल्फेट। और यहां पर कॉपर का मास हमें जो दिया गया है दैट इज 63.5 U। तो इसके लिए हम इक्वेशन पढ़ते हैं कि कॉपर हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Cu2+ के फॉर्म में होगा और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेगा तो ये चेंज होगा Cu। किसमें चेंज होगा? Cu में। ये रिएक्शन हमारी हो रही होगी कैथोड की तरफ, नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे। दैट मीन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन 2 फैराडे चार्ज। कितना? 2 फैराडे चार्ज इज नेसेसरी फॉर, ये कॉपर का मास कितना है हमारा 63.5, तो किसके लिए डिपॉजिटेशन है 63.5 ग्राम कॉपर के लिए। मतलब अगर सोल्यूशन में 2 फैराडे का चार्ज पास किया जाए तो हमें 63.5 ग्राम कॉपर मिल सकता था। ठीक है, दैट मीन इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला आया F इक्वल टू I इंटू टी बाई 96,500, ये हमारा फॉर्मूला बना। अब यहां पर हमें I कितना गिवन है 0.3,
टाइम कितना गिवन है 45 मिनट, दैट इज 45 इंटू 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। F इक्वल टू 0.3 इंटू 45 इंटू 60 बाई 96,500। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 8.16 बाई 965। अभी हमने यही पढ़ा कि 2 फैराडे चार्ज हमें इतना दे रहा था, तो 1 फैराडे चार्ज कितना देगा हमें 63.5 बाई 2, देन 8.16 by 965 Faraday will give 63.5 by 2 into 8.16 by 965। इससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाता है 0.266 ग्राम। तो मीन्स हमें उतने चार्ज से जो डिपॉजिटेशन मिलेगा हमें मिलेगा 0.266 ग्राम डिपॉजिटेशन हमें यहां पर मिल जाएगा। क्लियर? तो फैराडे सेकंड लगा हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through three cells that are ABC containing aqueous solution of zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively. If 1.45 gram of silver deposited, then find out deposited amount of zinc and copper। तो जिंक, कॉपर और सिल्वर को अगर हम रिएक्टिविटी में अरेंज करें, जिंक, कॉपर और सिल्वर, इसको हम लोग दे देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। तो इसका जो हमारा डिपॉजिटेड अमाउंट है वो होगा डब्ल्यू ए और इक्विवेलेंट वेट ई ए। सिमिलरली कॉपर का होगा डब्ल्यू बी, इसका ई बी, और सिल्वर का डब्ल्यू सी और इसका होगा ई सी। सिल्वर का हमें डिपॉजिटेड गिवन है 1.45। इसी सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास होता है 108, एटॉमिक मास होता है 108, और सिल्वर जब आयनाइज करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करता है, तो इसके इक्विवेलेंट मास को 1 से ही डिवाइड करेंगे, दैट मींस 180 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। कॉपर का हमें फाइंड करना है। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 और ये Cu2 प्लस क्यूपिक में चेंज होता है तो उसका इक्विवेलेंट वेट जो आएगा 63.5 बाई 2। इसी तरह से जिंक का भी हमें फाइंड करना है। इक्विवेलेंट वेट जिंक के मॉलिक्यूलर मास को, एटॉमिक मास को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और जिंक का एटॉमिक मास होता है 65.5, तो इसको भी हम डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। तो अब जो हमारी रिलेशनशिप आई डब्ल्यू ए बाई ई ए
इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई ई बी इक्वल टू डब्ल्यू सी बाई ई सी। पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे इनके अकॉर्डिंग, देन आफ्टर फिर इस इक्वेशन से हम इसको कंपैरिजन करा लेंगे। पहले हम लोग कर लेते हैं डब्ल्यू बी बाई ई बी डब्ल्यू सी बाई ई सी। तो हमारा जो डब्ल्यू बी निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी इंटू ई बी बाई ई सी। ठीक है, तो डब्ल्यू सी गिवन है 1.45, डब्ल्यू बी 63.5 बाई 2 एंड ई सी हमें गिवन है 108। इससे तरह से हम डब्ल्यू बी कैलकुलेट कर लेंगे, और जब डब्ल्यू बी आ जाएगा तो हमारा डब्ल्यू ए बाई ई ए इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई ई बी। और जो डब्ल्यू ए था वो मास था जिंक का, और डब्ल्यू बी था वो मास है कॉपर का। तो इस तरह से हम इन दोनों को कैलकुलेट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉमर्शियल सेल्स पढ़ेंगे और उनके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। मीन्स ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी होगा, पेपर फिनिश करेंगे। हैव अ नाइस डे।